नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 3.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे अभ्यास 3.4। बच्चों, यहाँ पर आप लोग कॉपी में अपने काले पेन से लिखेंगे, निम्न कथनों में सत्य व असत्य बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको पता भी होगा। अगर आपका कोई भी चतुर्भुज होगा तो उसके आपके दो ही विकर्ण होंगे, ये आपको कंफर्म होगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि बच्चों आपका ये मान लेते हैं, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि आपके यहाँ पर ए बी सी डी पड़ गए बिंदु। तो एक आपका विकर्ण ये हो जाएगा, एक आपका विकर्ण ये हो जाएगा। तो आपको ये कंफर्म हो गया, किसी भी चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। और आपकी चार भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। और आपके चार कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? चार कोण होते हैं। और चारों कोणों का जो योगफल है वो आपका 360 डिग्री होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपको बात एकदम से ध्यान रखनी है कि चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज की दो चार भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज के चार कोण होते हैं, उसके सभी कोणों का जो योगफल है आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है। इसके बाद आपका, तो बच्चों आपका क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? ये आपका क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो कुछ आपके टिक लगे हैं वो गलत लगे हैं, तो वो आपको टिक यहाँ पर नहीं लगाने हैं। ठीक है। जो मैं बताऊंगा वही आपको नोट करना है। तो पहला वाला आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपकी बराबर नहीं होती हैं। ठीक है। अगर आप ये, जैसे कि यही आपका बना है, तो इसमें आपकी सभी भुजाएं क्या बराबर हैं? इसमें आपकी सभी भुजाएं क्या बराबर हैं? तो आपने कहा सर नहीं। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। यहाँ पर बोलना होती हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो ये बच्चा आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हो सकता है बच्चों, अगर कोई आपका जो आयत है, कोई आदमी जो है, मान लेते हैं वो सभी कोण समकोण बना के चला गया और ये आपकी सभी भुजाएं समांतर भी हैं, तो आपका ये आयत तो है ही, तो ये आपका ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो ये आपका स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर कह रहे हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? ये वाला आपका स्टेटमेंट 4 वाला सही हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। तो ये बच्चा आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बच्चों पतंग में केवल दो अलग अलग आसन्न भुजाओं के जोड़े बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो आपकी कभी भी सारी पतंगे, जितने भी आपकी पतंगे होंगी, कभी भी पतंगे आपकी समचतुर्भुज नहीं हो सकती, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। इनमें तो आपके दो दो युग्म आपके बराबर होते हैं, जैसे ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। इसमें क्या होता है? सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये आपका पांचवा वाला आपका हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा?
पांचवा वाला यहाँ पर आपका ये हो जाएगा गलत। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। तो ये बच्चा आपका स्टेटमेंट कैसा है? सही स्टेटमेंट है। कैसा है? सही स्टेटमेंट है। ठीक है, देखो समांतर चतुर्भुज मैंने इसे बना लिया। अब आपको समलंब भी पता है कि समलंब क्या होता है। समलंब में बस एक भुजाओं का युग्म समांतर होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, जिसमें क्या होता है सभी भुजाएं एक दूसरे के, ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी। हमने मान लिया, मैं इसको मान लूंगा, तो आपका यानी कि तो आपका समांतर चतुर्भुज आपका समलंब चतुर्भुज हो सकता है। तो यही आपसे बोल रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। बिल्कुल आपका सही जवाब है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। ये बच्चों आपका सही स्टेटमेंट है। कैसा है? सही स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो बच्चों ये भी आपका स्टेटमेंट कैसा है? सही स्टेटमेंट है। जो आपके वर्ग होंगे वो आपके सभी के सभी समलंब होंगे। देखो कैसे होंगे वो समझो। जैसे कि आपका ये वर्ग है, ये आपका 90, ये आपका 90, ये आपका 90। तो 90 90 का मतलब ये है कि ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। और आपको पता है समलंब का क्या होता है? समलंब में बस एक भुजा का युग्म समांतर चाहिए। तो मैंने मान लिया बस यही वाला है। तो आपका वर्ग आपका समलंब चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो जो अब हमारे ख्याल से आपको चीजें ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जल्दी सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट को ले लिया करो फटाक से, फिर बाद में नोट करते रहा करो। ठीक है, आप सभी बच्चे इसको अच्छे प्रकार से नोट करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको समझाया था कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पतंगाकार चतुर्भुज क्या होता है, और आपका सम चतुर्भुज क्या होता है। सारी चीज़ें बताई थी, उन्हीं चीज़ों से सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। तो हमने सारे सवाल कर लिए। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर आपका कह रहा है कि बताइए एक उत्तल चतुर्भुज आयत कैसे है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी बढ़िया है। बताइए कि एक उत्तल चतुर्भुज एक आयत कैसे है, वो यहाँ पर आपको बताना है। देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि उत्तल, पहले आप नोट नहीं करेंगे, समझेंगे। उत्तल चतुर्भुज एक्चुअल में होता क्या है? ये वो होता है जिसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण जो हैं आकृति के अगर अंदर रहेंगे, आकृति के विकर्ण आकृति के अंदर अगर विकर्ण रहेंगे, तो ये मतलब कि आपका जो भी चतुर्भुज होगा वो आपका उत्तल चतुर्भुज आपका कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आयत जो होता है, आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो आकृति के अंदर ही रहेंगे। आयत के विकर्ण आयत के अंदर स्थित होते हैं। आयत के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, स्थित होते हैं। इसीलिए, इसी कारण, या फिर लिख तो इसी कारण आयत एक उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा। उत्तल चतुर्भुज है। इसी कारण आयत जो है आपका एक उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो आकृति के अंदर ही होते हैं, आकृति के अंदर ही होते हैं। इसका मतलब जो आपका आयत है वो आपका एक उत्तल चतुर्भुज है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस यही लिखना था। ठीक है,
तो बच्चों अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। तो बच्चों यहाँ पर पहले आप इस चीज को समझेंगे। समद्विभाजित करने का मतलब ये कह रहा है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि उसके विकर्ण समद्विभाजित हो, बाकी आपको लंब से मतलब नहीं, लंब हो तो भी सही, ना हो तो भी सही। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कई सारे बच्चे केवल और केवल समद्विभाजित वाले ही लिख देंगे तो उनका वो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चीज को लिखेंगे। आपका ये तीसरे का पहला पार्ट का क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपके जो कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे वो आपका पहला हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा समचतुर्भुज। कौन हो जाएगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा आयत। क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। और आपका वर्ग हो जाएगा। इसमें बच्चों आपके वो सभी शामिल हैं जो आपके केवल और केवल आपके समद्विभाजित करते हैं। केवल और केवल आपके क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। और आपके ये लंब समद्विभाजित भी करते हैं। तो ये आपको एकदम से डाउट में नहीं रहना है कि आपको यहाँ पर केवल और केवल समद्विभाजित वाले लिखने या फिर आपको लंब समद्विभाजित वाले भी लिखने। तो यहाँ पर आपको दोनों लिखने थे। ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन है विकर्ण बराबर हो तो ऐसा कोऑर्डिनेटर कौन सा है जिसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो वो आपका होता है, एक आपका होता है समचतुर्भुज होता है, एक आपका होता है वर्ग। कौन सा होता है? वर्ग। तो ये आपको नाम मैंने सभी के सभी चीजें समझाई हैं। जब मैंने आपको समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, ये सारी चीजें समझाई थी तब वहां पर मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो ढंग से देखा होगा तो आप इन चीजों को जल्दी समझ जाओगे। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अब इस चीज को समझेंगे। यहाँ पर आपसे केवल और केवल क्या पूछ रहा है? एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। यहाँ पर आपको केवल और केवल लंब समद्विभाजक होना चाहिए, मतलब कि वो एक दूसरे पर लंब भी हो और एक दूसरे को बराबर भागों में काटते भी हो। तो वो आपके हो जाएंगे वर्ग और एक आपका हो जाएगा आयत। क्या हो जाएगा? वर्ग और आयत। वर्ग और आयत। जैसे कि मैं इस वाले को समझा देता हूं। जैसे कि आपका ये वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो ये आपकी वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये आपका विकर्ण है। और इसके जो विकर्ण होते हैं लंब पर करते हैं समद्विभाजित। इसका ये सभी पार्ट कैसे करेंगे? बराबर करेंगे, क्योंकि जो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जितना आपका ये पार्ट उतना ये पार्ट, जितना ये पार्ट उतना ये पार्ट। लेकिन आपके वर्ग विकर्ण बराबर होते हैं तो सभी पार्ट ही आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आकृति में यक्स का आपको मान बताना है। क्या बताना है? मान बताना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, फिर नोट कर लो। ठीक है। अब यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आकृति में आपको यक्स का मान बताना है। ठीक है। तो मैं आकृति को बना लेता हूँ। तो ये आपकी आकृति रही है। ठीक है। इसमें यहाँ पर भी यक्स लिखा है, यहाँ पर भी यक्स लिखा है, यहाँ पर भी यक्स लिखा है, यहाँ पर भी एक्स लिखा है। ए बी सी डी सभी जगह यक्स एक्स लिखा है। अब बच्चों आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। अगर मैं ये कोण जोड़ दूं, ये कोण जोड़ दूं, ये कोण जोड़ दूं और ये कोण जोड़ दूं तो इनका आपका योग कितना आएगा? आपका योग 360 डिग्री। कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। तो कोण ए की वैल्यू कितनी है? एक्स। कोण बी की वैल्यू एक्स। कोण सी की वैल्यू एक्स दी गई है। कोण डी की वैल्यू एक्स बराबर में 360 डिग्री। एक्स 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 तो आपके हो जाएंगे 4x। कितने हो जाएंगे? 4x बराबर 360 डिग्री। अब गुणे वाले किस में जाएंगे? तो आपको पता है गुणे वाले आपके भाग में जाएंगे। 4 एकम 4, 4 नेम 36, 0
तो बच्चों यक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। इसका मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी की वैल्यू कितनी है आपकी 90 अंश है। कितनी है 90 अंश आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको भी आप लोग अच्छे प्रकार से नोट कर लो। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।